जय हिंद दोस्तों, मैं चंदन और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तूफान स्टडी में पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 की जो हमारी दुनिया है उसका इकाई 5 यानी मानव संसाधन उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर इसके पहले वाले चैप्टर का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का जो है लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप हमारे पुराने वीडियो जितने भी हमारे पुराने वीडियो हैं उन सबको देख सकते हैं। ठीक है, और चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आते हैं मानव संसाधन। हमें आज का जो चैप्टर है वो है मानव संसाधन। तो सबसे पहले हमें ये जानना उचित होगा कि हम मानव संसाधन कहते किसे हैं या मानव संसाधन क्या है। तो देखिए, इसका परिभाषा जो है दोस्तों कुछ इस प्रकार है। मानव संसाधन, जब कोई व्यक्ति किसी संस्था से जुड़कर तकनीक हासिल कर लेता है तथा वह समाज के विकास में अपना योगदान देने लगता है तो है एक संसाधन बन जाता है। क्या दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या हुआ, किसी संस्था से जुड़ा, ठीक है, और उससे वो कुछ तकनीक हासिल किया और उस तकनीक से क्या किया, समाज सेवा यानी समाज के योगदान विकास में जो योगदान उससे होने वाला है वो किया। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे शिक्षक, मान लीजिए शिक्षक कोई टीचर है तो क्या किया, किसी संस्था यानी वो स्कूल से पहले जुड़ा, ठीक है, वहाँ से पढ़ने और पढ़ाने की जो तकनीक है उसको हासिल किया। ठीक है, और आप जो वो तकनीक जब हासिल कर लिया और आपको वो पढ़ाने लगा तो क्या हो जाएगा, एक टीचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, वो एक टीचर हो जाएगा यानी शिक्षक हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा, वो एक संसाधन हो जाएगा, मानव संसाधन, जिसको कहते हैं मानव संसाधन। जी दोस्तों, यानी मानव, जितने भी मानव क्या है दोस्तों, एक दूसरे भाषा में बोले तो जितने भी मानव समाज के विकास में अपने योगदान देते हैं वो सब क्या है, संसाधन है, एक प्रकार का क्या है, संसाधन है। तो आई होप ये बात आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों, मैं एक बात इंपॉर्टेंट और बता देना चाहूँगा, मैं इसका पीडीएफ नहीं देने वाला हूँ। ठीक है, पीडीएफ देने में क्या होता है कि आप लोग नोट नहीं करते हैं और वीडियो देखते देखते सो जाते हैं। अधिकांश लोगों को ये नींद आ जाता होगा कि वीडियो चल रहा है, जो पढ़ाने वाला है वो पढ़ा रहा है, आप आराम से नींद में सोए हैं। वीडियो देखते वक्त अधिकांश लोगों को नींद आ जाता है। तो इस वीडियो में हम जो है या आने वाले हमारे कोई भी वीडियो में आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा। जो भी है आपको कॉपी लेकर, जब भी हमारा वीडियो देखिए या क्लास कीजिए तो आपको कॉपी लेकर बैठना है। ठीक है, अपने साथ में कॉपी और पेन लेकर बैठना है, क्योंकि हम बोर्ड पे लिखाएंगे और उसको आपको नोट करना है। तो चलिए वीडियो को रोक कर इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप वीडियो को रोक कर इस सबको नोट कर लीजिए। मानव संसाधन का परिभाषा जो है आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए वीडियो को रोक कर। चलिए अब देखिए, जब मानव संसाधन है तो उसकी गणना भी होती होगी। जैसे हमने और सारे जो है संसाधनों के बारे में पढ़ा तो उनकी गणना, उनकी मात्रा, इस सब के बारे में हम लोग ने जाना। अब जब मानव संसाधन है तो उसकी भी गणना होती होगी। तो आइए अब देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, उसकी गणना कैसे होती है, गणना की क्या विधियाँ हैं, वो सब बारे में इसके जानते हैं। ठीक है, तो देखिए, किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या। जनसंख्या किसे कहते हैं, तो किसी निश्चित क्षेत्र में, क्या दोस्तों, किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। किसी निश्चित, जैसे भारत एक देश है तो भारत में रहने वाले जितने भी देश लोग हैं उनको क्या कहेंगे, भारत की जनसंख्या। यानी किसी निश्चित क्षेत्र के, यानी जो भारत है वो निश्चित है कि हाँ इतना दूर में भारत फैला हुआ है और वहाँ के लोगों की संख्या क्या कहेंगे, भारत की जनसंख्या। और बिहार जो राज्य है वहाँ पे जो आपका जो जितना भी लोग रहते हैं उनको क्या कहेंगे, बिहार की जनसंख्या, यानी बिहार में इतने लोग रहते हैं। ठीक है, आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद आता है अब जनसंख्या की गणना कैसे होती है या जनसंख्या की गणना किसे कहते हैं, जनसंख्या की गणना कैसे होती है या किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, एक निश्चित समय अवधि में, एक निश्चित समय, जैसे मान लीजिए हमारे देश में कितने 10 सालों पर, कितने दोस्तों, 10 वर्ष पर गणना होती है। जनगणना कितने वर्षों पर होती है, 10 वर्ष पर हमारे देश में जनगणना होती है। तो देखिए, एक निश्चित समय अवधि में जनसंख्या की गणना ही जनगणना कहलाती है। क्या कहलाती है, जनसंख्या की गणना ही क्या कहलाती है, जनगणना कहलाती है। एक निश्चित समय अवधि में जनसंख्या की गणना ही क्या कहलाती है, जनगणना कहलाती है। ठीक है, आई होप ये भी समझ गए होंगे जनगणना किसे कहते हैं। अब देखिए, भारत में जनगणना की शुरुआत हुई कब, ये भी तो इम्पोर्टेंट है कि कब हुई और लगातार कब से भारत में जनगणना किया जा रहा है। ठीक है,
तो देखिए, भारत में जो जनगणना की शुरुआत हुई 1872 ईस्वी में की गई थी। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में की गई थी, लेकिन वो उसी समय करके छोड़ दिया गया था, उसको लगातार यानी दोबारा से नहीं किया गया, ठीक है। लेकिन व्यवस्थित रूप से भारत में, देखिए, भारत में व्यवस्थित जनगणना 1881 से शुरू हुआ। कब से दोस्तों? 1881 से शुरू हुआ। भारत में व्यवस्थित जनगणना 1881 से शुरू हुआ, ठीक है। तो आई होप ये सभी बातें आप समझ गए होंगे। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को रोक दीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब बात आता है दोस्तों कि मान लीजिए ये जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनकी जनगणना तो हम कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ रोचक बातें हैं, ठीक है, जो कि आपकी किताब में भी दिया है पीले कलर से, जो कि डिनोट करके लिखा हुआ है, जनगणना से जुड़ी रोचक तथ्य, ठीक है। उसके बारे में भी जान लीजिए, ठीक है, कि उसमें बताया क्या दिया है या उसमें समझाया क्या गया है। तो जो जनजाति लोग होते हैं, जी हाँ दोस्तों, जो जनजातीय लोग होते हैं वो आपको क्या है, दिन में कहाँ रहेंगे, शिकार करने निकले रहेंगे, ठीक है। तो उनकी जनगणना हम लोग क्या दिन में लोग आते हैं, हमारे घर में कितनी संख्या है, माने परिवार की संख्या, कितने लोग हमारे घर में रह रहे हैं, ये सब पूछते हैं और हम उसने बता देते हैं और वो लिख कर लेकर चले जाते हैं, ठीक। यानी हमारे यहाँ क्या होता है, जब हम लोग के यहाँ की दिन में जनगणना हो जाती है, और वहीं जब जो दिन में काम करने जाता है, ठीक है, यानी जो जनजातीय लोग होते हैं वो जंगलों में जो रहते हैं वो क्या करते हैं, दिन में आखेट यानी शिकार करने चले जाते हैं, जिससे उनसे दिन में मुलाकात करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे घर में जाइएगा उनके तो वो तो उतना अच्छा उनका घर में नहीं रहता है, वो जंगल के काट कूट कर घर बनाए रहते हैं, और फिर जंगल फिर कहीं यहाँ भी कभी रहेंगे कभी वहाँ भी चल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह उनसे मुलाकात नहीं होती। तो उनकी जो जनगणना होती है वो क्या होती है, रात में होती है। रात में वो सब क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं और वहाँ पे उनकी जो है जनगणना होती है। लेकिन दोस्तों अंडमान निकोबार जो है द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, उसमें जो जनजाति रहते हैं उनसे भेंट नहीं होता है, ठीक है। वो क्या है, मानव को ही मार देते हैं, ठीक है। अगर आप उनसे मिलने जाइएगा या आम आदमी मिलने जाएगा तो वो क्या करते हैं, मानव को या हम लोग को मार देंगे या हम लोग को हानि पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम चाहे उन लोगों का झुंड जो है वो हम लोग नहीं भेंट पाते हैं, तो ठीक है। तो उनको उनकी जनगणना, आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि यार उनकी जनगणना कैसे होती है। तो उनके जनगणना के लिए कमल के फूल, ठीक है, कमल के फूल और नाव पे जो कुछ सामान खाने वाने की चीज़ें रख दी जाती है, ठीक है, और नदी किनारे नाव को ले जाकर छोड़ दिया जाता है। जब भी वो उन्हें प्यास लगती है और जब वो आते हैं पानी पीने नदी किनारे, तो वहाँ पे वो देखते हैं खाना वाना तो गोटा हो जाता है, ठीक है। और जब वो गोटा हो जाते हैं तो अलग से ही थोड़ा सा दूरी बनाकर ही उनसे क्या किया जाता है, उनकी जनगणना कर ली जाती है, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे कि जनजातियों की जनगणना कैसे की जाती है, ठीक है। तो ये तो उतार ही लिए होंगे, लिख लिए होंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चलिए अब देखते हैं मानव संसाधन का वितरण। वितरण मैंने क्या, यानी बंटवारा कि कहाँ कितना परसेंट मानव कहाँ कितनी मात्रा में रहता है, ठीक। उसके बारे में हम लोग जानते हैं। भारत में कितने लोग रहते हैं, जो विश्व के कितने परसेंट है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत कितने नंबर पे आता है, ये सही बातों को जानते हैं, ठीक है। तो ये 2011 के अनुसार जानते हैं। 2021 में जनगणना होना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ, जनगणना नहीं हो पाया है। तो अभी तक हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा, 2011 के अनुसार ही पढ़ना पड़ेगा, जब तक कि 2021 वाला जनगणना हो नहीं जाता, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों भारत की कुल जनसंख्या ये है 1,21,91,93,422। 1,21,91,93,422 भारत की ये जनसंख्या 2011 के अनुसार, ठीक है। उसके बाद आता है भारत में कुल पुरुषों की संख्या। ये जो जनसंख्या है दोस्तों पुरुष और औरत दोनों को मिलाकर होता है, ठीक है। ये पुरुष और औरत की मिलाकर। अब इसमें पुरुष कितने हैं तो ये देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 62 करोड़ 37,24,248। कितने हैं, 62 करोड़ 37,24,248। ये क्या हो गया, पुरुष हो गया आपके। और महिला कितनी है, भारत में कुल महिलाओं की जनसंख्या कितनी है,
तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 58,64,64,69,174। 69,174, ठीक है। ये दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, महिलाओं की संख्या, ठीक है। और उसके बाद देखिए, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी याद रखिएगा, 7वां सबसे बड़ा। क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना हो जाएगा दोस्तों, 7वां सबसे बड़ा। और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है। और एक नंबर पे कौन है, तो चीन है। एक नंबर पे कौन है दोस्तों, तो चीन है। ये नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आता है यहाँ विश्व की कितने परसेंट, 17.5, यानी 17.5% जनसंख्या। अगर विश्व में मान लीजिए 100 आदमी रह रहा है, तो भारत में कितना आदमी रह रहा है, 17.5, यानी 17.5 आदमी रह रहा है, ठीक है। 17.5 आदमी रह रहा है विश्व में। माने 100 आदमी को मानेंगे तो 17.5 आदमी इंडियन होता है, ठीक है। या इस प्रकार कह सकते हैं कि विश्व का हर एक 7वां इंसान क्या है, एक इंडियन है। विश्व का हर एक 7वां इंसान एक इंडियन होता है, ठीक है। माने जैसे एक लाइन में सजाइएगा, यहाँ पे एक उद्देश्य, यहाँ पे एक उद्देश्य, यहाँ पे इस तरह सजाएगी ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इंडियन हो गया, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे भी एक इंडियन होगा, ठीक है। यहाँ पे इंडियन, फिर यहाँ पे और देश के लोग को सजाइए, फिर यहाँ पे माने एक लाइन से सारे देश के लोग को सजा दीजिए, तो हर एक 7वां इंसान क्या हो जाएगा, इंडियन होता है, यानी भारतीय है, ठीक है। और ये विश्व की जनसंख्या कितना, विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या कहाँ निवास करती है, भारत में निवास करती है, ठीक है। उसके बाद आता है भारत में जनसंख्या वृद्धि दर 25%। जी दोस्तों, 25%, यानी इस साल 100 आदमी है, तो अगले साल 25 आदमी और बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी 125 आदमी। उसके बाद उसका 25%, उसका 25%, इस तरह 25%, यानी हर साल वृद्धि होता है। जितनी जनसंख्या है उसका 25% वृद्धि हो जाता है, ठीक है। तो ये बात समझ गए भारत के। अब भारत के अंदर, ये तो विश्व लेवल पर हम लोग भारत को देख रहे थे, ठीक है। अब भारत के अंदर देखते हैं कौन से राज्य बड़े हैं, कौन से छोटे, जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से हम नहीं देखेंगे, क्योंकि इसमें हमें जनसंख्या, मानव संसाधन पढ़ना है, तो हम जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको भी नोट कर लीजिए कॉपी में आप सभी। अब देख लीजिए, जो है भारत के अंदर जो राज्य में किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है, किस राज्य में सबसे कम, और किस केंद्र शासित प्रदेश में जो है अधिक जनसंख्या, और किस केंद्र शासित प्रदेश में कम, ठीक है। इसको भी आप देख लीजिए, ठीक है। भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश। कौन है दोस्तों, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो आप क्या कहिएगा, उत्तर प्रदेश। क्या कहिएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। और उस वहाँ पे कितने लोग रहते हैं, तो 19.95 करोड़, ठीक है। 19.95 करोड़, यानी 19,95,00,000, कितने लगभग में ये होगा, ठीक है, 19,95,00,000, ठीक है। या 19.5, देखिए 19.95 करोड़ लिखा है यहाँ पे, 19.95, तो इसको घबराना नहीं है। इसके पहले दशमलव के जो पहले है वो 19 करोड़ हो जाएगा, और उसके बाद है जो लाख हो जाएगा, ठीक है। तो 19,95,00,000, ठीक है। ये बात समझ गए होंगे। उसके बाद आता है भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य। यहाँ पे आबादी लिखे हैं तो घबराइएगा मत, या आबादी पूछ दे तो भी मत घबराइएगा, ठीक है। आबादी और जनसंख्या बात एक ही है, ठीक है। आबादी वाला राज्य कौन हो जाएगा, सिक्किम। सिक्किम की राजधानी कहाँ है, गंगटोक, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश लखनऊ, सिक्किम कहाँ है, गंगटोक, ठीक है। राजधानी भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। आप मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं तो आपसे कोई भी पूछ सकता है, ठीक है, तो उसको ख्याल में रखते हुए याद कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो अब यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, तो मात्र 6 लाख, 6 लाख लोग, 6 लाख के आसपास लोग, यानी कहें तो 6 लाख, और ये हो जाएगा 6,07,000 के आसपास लोग यहाँ पे रहते हैं। 6,07,000, ठीक है। कितने दोस्तों, 6,07,000 के आसपास यहाँ लोग रहते हैं। उसके बाद आता है सबसे अधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश यानी जहाँ पे केंद्र के द्वारा शासन किया जाता है उसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। जैसे चंडीगढ़ हो गया, ठीक है, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। यहाँ पे देखिए चंडीगढ़ सबसे अधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा आपको चंडीगढ़। और वहाँ पे कितने लोग रहते हैं,
तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख 10,54,686 लोग, कितने लोग रहते हैं वहाँ पे? 10,54,686 लोग रहते हैं। ठीक है, आप आई होप की बात भी समझ गए होंगे। उसके बाद आता है सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। कौन हो जाएगा दोस्तों? लक्षद्वीप। ये सब बातें हैं जो आपकी किताब में है, हम किताब की कहानी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की तरह आपको निकाल कर उसका मेन खोआ जो होता है ना, जैसे दूध मान लीजिए आपके पास 1 बाल्टी है, उसका हम खोआ निकाल कर आपको दे रहे हैं। ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब क्या है? खोआ है। जो इसको इग्नोर करेगा, भागेगा, उसको आगे जाकर पछताना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग पछताते हैं। अगर हम लोग को भी खास इसी तरह से पढ़ाया गया होता तो आज हमें जनरल कंपटीशन के लिए अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती, लूसेंट रटने की ज़रूरत नहीं होती। देखते होंगे आपके बड़े भाई होंगे या आपके पड़ोस में कोई होगा तो बैठ के लूसेंट रटता है। अगर वो ये सब पढ़ लिया होता पहले 6 से लेकर 12 तक का बुक जो है, आप इस तरह अगर वो पढ़ लिया रहता तो आज उसको पढ़ने की ज़रूरत, लूसेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, आराम से उसका पास नौकरी हो जाता। तो ये ठीक है, तो ये देखिए लक्षद्वीप है सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश, कौन है? लक्षद्वीप। तो इसमें कितने लोग रहते हैं? तो यहाँ पे देखिए 6 लाख, देखिए यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है, 1010 है, 64,429 लोग मात्र। कितने रहते हैं? 64,429 लोग। अब देखिए मान लीजिए कोई बड़ा अंक लिखा रहता है, थोड़ा सा हम आपको ये बता देते हैं, आपके नॉलेज में काम आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई बड़ा अंक लिख दिया है यहाँ पे, अब इसको हमें पढ़ना है कि कितना लिखा हुआ है, तो इस तरह नहीं ना पड़ेगा 6, 8, 9, 7, इस तरह तो पड़ेगा नहीं। तो इसको हमें क्या है? पढ़ के बताना है, लाख में, करोड़ में, इस सब बताना है। तो देखिए क्या कीजिएगा, फर्स्ट गिनिए 3 को, 1, 2, 3, इसको छांट दीजिए। ठीक है, ये 3 को छाट दीजिए। उसके बाद गिनिए 1, 2, यहाँ से ये कॉमन 2 के बाद फिर 1, 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब डालिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10, ठीक है, लाख 10 लाख, तो ये हो जाएगा 67,89,789। कितना हो जाएगा? 67,89,789। इस तरह हम लोग डालाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह हमने यहाँ पे भी डाला है, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। आप ये ना सोचिएगा कि इनको नहीं आ रहा है, हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपको भी अगर कोई ऐसा दे तो आप आसानी से कैसे डाला सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ चार्ट दिया है, जो आपके पास किताब है तो आप निकालिए पेज नंबर 114। ठीक है, यहाँ पे देखिए विश्व के 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश। ठीक है, इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा, याद हो जाए तो कर लीजिएगा, आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, इतना फ्रेश तो नहीं दिख रहा होगा, फिर भी दिखा देते हैं यहाँ पे इसको, और इसको भी याद कर लीजिएगा। भारत के 10 सबसे बड़े जनसंख्या की दृष्टि से जो राज्य हैं उनको भी देख लीजिए। ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब जानते हैं, थोड़ा सा ये इस पर ध्यान दीजिए। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार भारत का सब तीसरा बड़ा राज्य है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार तीसरा बड़ा राज्य है, किसका? भारत का। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी जनसंख्या कितनी है, तो यहाँ पे देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक, हजार 10 लाख 10 लाख करोड़, यानी 10,38,04,637। ठीक है, बिहार की जनसंख्या कितनी है? 10,38,04,637। ये 2011 के जनगणना के अनुसार अभी तक हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में बढ़ गया होगा। ठीक है, तो ये 2011 के जनगणना के अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब चलिए जानते हैं जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। जनसंख्या घनत्व के बारे में अब उससे बड़े कौन राज्य, उसके अनुसार बड़े छोटे राज्य देश के बारे में जानते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पहले। बिहार जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा बड़ा राज्य है। चलिए अब जान लेते हैं जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो प्रति वर्ग किलोमीटर पर लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर की एरिया जो है उसमें 1 किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है उसमें कितने लोग रह रहे हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जान लीजिए भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति यानी प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 382 आदमी रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार सबसे बड़ा देश है।
जनसंख्या के घनत्व की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, ठीक है। और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बात आ जाए तो बिहार, ठीक है। घनत्व लग जाए तो बिहार, घनत्व नहीं लगे तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है? तीसरा है। तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है, 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और बिहार का यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने? 1102 लोग रहते हैं, 1102 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार में रहते हैं, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा, सबसे छोटा राज्य का हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जहाँ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी एक वर्ग किलोमीटर में कितने? मात्र 17 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। एक वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं? 17 व्यक्ति, ठीक है। सबसे जनसंख्या कम कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में है। और जनसंख्या कम कहाँ है? तो वो है आपको सिक्किम में, ठीक है। और जनसंख्या घनत्व का बात आ जाए तो अरुणाचल प्रदेश आता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल, यानी जनसंख्या की दृष्टि से नहीं, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से क्या हो जाएगा? यहाँ घनत्व की दृष्टि से दूसरा बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल है, जहाँ 1029 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। 1029 लोग क्या रहते हैं? पश्चिम बंगाल में प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी 828 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर जो है। इसका मतलब जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए हैं 828 ऐसे करके किलोमीटर स्क्वायर लिख दिए, तो इसका मतलब हो जाएगा प्रति वर्ग किलोमीटर। जो हम यहाँ पे हिंदी में लिखे हैं उसको हम शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये आई होप के समझ गए होंगे। उसके बाद होता है दूसरा सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, जहाँ 52 लोग पर किलोमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 52 लोग पर किलोमीटर स्क्वायर रहते हैं, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा सिक्किम, जहाँ 86 लोग पर किलोमीटर स्क्वायर रहते हैं। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, फटाफट से उतार लीजिए, ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देख लीजिए बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? घनत्व जिला यहाँ पे देखिए घनत्व के हिसाब से है, ये क्या हो जाएगा आपको? शिवहर हो जाएगा। कौन सा जिला है? शिवहर। 18,082 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 1882 प्रति वर्ग किलोमीटर, 18,000 बोल दिए थे उसके लिए सॉरी, 1882 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर हो जाएगा, ठीक है। 488 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 488 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा सीधा बोला गया। 488 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर। 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 488 व्यक्ति क्या हो जाएगा? प्रति वर्ग किलोमीटर। किस जिले में है? कैमूर में, जो कि है बिहार का सबसे छोटा जिला जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, ठीक है। तो ये आई होप कि ये बात भी समझ गए होंगे। अब चलिए जानते हैं जनसंख्या परिवर्तन, ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन। और दोस्तों मैं एक क्वेश्चन आपको बता दूं कि जो कि आपके किताब में आगे पूछने वाला है कि सभी जगह भिन्न भिन्न जनसंख्या क्यों पाई जाती है, ठीक है। कोई ज़्यादा पाया जा रहा है, कोई कम पाया जा रहा है। अभी तक आप पढ़े तो देख रहे हैं कि देखिए बिहार ही है एक ऐसा जिला है जहाँ पे इतने लोग मात्र रहते हैं, इतने जनसंख्या घनत्व, और यहाँ पे देखिए इतना। तो ये क्या होता है, ये क्यों है ऐसा, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए जहाँ पे मानव के लिए, ठीक है, मानव के लिए जहाँ पे क्या होगा? उचित, ठीक है, उचित और अनुकूल वातावरण रहेगा, वहाँ पे अधिक मात्रा में मानव रहेगा। दिल्ली में देखिए क्यों अधिक मात्रा में लोग हैं? क्योंकि वहाँ के जो रोजगार है, वहाँ पे क्या है? रोजगार है। वहाँ की वातावरण, वहाँ की जो कि है डेवलपमेंट, वो बहुत आगे चला गया, तो वहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं, ठीक है। वहाँ पे एजुकेशन हाई क्वालिटी का है, वहाँ पे जो कि है आपको सब सुविधा, मेडिकल सुविधा हाई क्वालिटी की है। और हमारे यहाँ का हम गांव देहात में रहते हैं, वहाँ पे एजुकेशन भी उतनी हाई क्वालिटी का नहीं है, और हमें हॉस्पिटल की सुविधा या और सभी भी जो सुविधाएं हैं वो हमें लो क्वालिटी की मिलती है, ठीक है, जिससे हमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और बड़े बड़े शहरों में क्या आसानी से मिल जाती है, तो हम क्या वहीं पे रहना पसंद करेंगे। आप भी अगर कोई अच्छा खासा जॉब लग जाता है तो आप भी किसी शहर में
शिफ्ट होने का कोशिश करेंगे। ये गारंटी है, हर एक व्यक्ति ऐसा, माने 90% लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं हो पाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन क्या यानी मेन बात हम कहना क्या चाहते हैं कि मानव के अनुकूल जहाँ पे वातावरण रहेगा वहाँ पे मानव अधिक रहना पसंद करेगा, जिसके कारण वहाँ की जनसंख्या क्या होती है, अधिक होती है। और जहाँ वातावरण प्रतिकूल रहेगा, यानी मानव की अपेक्षा, जैसे मान लीजिए लद्दाख में चल जाइए, जम्मू के इलाके में चल जाइए, तो वहाँ पे काफ़ी ठंडी पड़ती है। गर्मी के दिन में भी हम वहाँ पे जैकेट ये सब पहनना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे गर्मी नहीं पड़ती है, बहुत अधिक मात्रा में ठंडी पड़ती है, जिससे वहाँ पे हम लोग नहीं रह पाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको वहाँ पे जम्मू कश्मीर को भेज दिया जाए तो आप रह पाइएगा, नहीं रह पाइएगा, पता चलेगा खत्म, वो 5 दिन में ख़त्म हो गए। तो ये सब वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, हम लोग वहाँ पे उस वातावरण में नहीं पले बड़े हैं, तो वहाँ पे हम लोग नहीं रह सकते। ठीक है, तो इसलिए वहाँ की जनसंख्या क्या है, कम हो रही है और कम है। और हमारे यहाँ की जनसंख्या क्या है, हमारे यहाँ का जो वातावरण है वो यहाँ पे आकर व्यक्ति रह सकता है। ठीक है, यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए, यानी मानव के लिए जो वातावरण चाहिए वो यहाँ पे उपलब्ध है, इसलिए यहाँ की जनसंख्या अधिक है। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। इसको हम जब क्वेश्चन आंसर कराएंगे अगले वीडियो में, उसमें बताएंगे। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं जनसंख्या परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, और मृत्यु दर किसे कहते हैं। ठीक है, और लिंग अनुपात किसे कहते हैं, इसको जान लेते हैं। इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा और अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, ये वीडियो अभी तक आप देख रहे हैं तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तब ही देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम शुरू में आपसे नहीं बोले हैं कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये सब हम नहीं बोलते हैं। ठीक है, लास्ट में अगर लास्ट तक आप आ गए हैं तो ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तब आप यहाँ तक आए हैं। ठीक है, तो हमें आप लाइक कीजिएगा, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो, तो हमें उत्सुकता होती है, हम अंदर से मैंने एनर्जी आता है, एक एक्स्ट्रा एनर्जी आता है, जिससे हम क्या करते हैं वीडियो बनाने की चाह से, यानी वीडियो बनाते हैं। अब वीडियो पे व्यूज़ ही नहीं है, लाइक ही नहीं है, शेयर भी नहीं है और कमेंट भी नहीं है, तो हमें भी क्या होता है, थोड़ा सा बुरा फील होता है कि वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहा है, तो छोड़ देते हैं, वीडियो बनाने से क्या फ़ायदा। तो इसलिए आप हमें लाइक कीजिए, मोटिवेट कीजिए। ठीक है, लाइक करके क्या करना है, आपको मोटिवेट करना है, शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये पहुंच जाए। और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आगे। ये अब जान लेते हैं जन्म दर। ठीक है, जन्म दर, तो प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने बच्चों का जन्म होता है उसको क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। यानी 1000 व्यक्ति पर कितने बच्चों का जन्म हुआ, मान लीजिए 1000 व्यक्ति पर 20 बच्चों का जन्म हुआ, तो वो उसका क्या हो जाएगा, जन्म दर, यानी 20 हो जाएगा उसका जन्म दर। ठीक है, ये 1000 व्यक्ति पर 20 बच्चों का जन्म हुआ तो वो 20 जन्म दर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है मृत्यु दर। तो मृत्यु दर भी ठीक वैसा ही, 1000 व्यक्तियों पर जितने लोग मरते हैं उसको क्या कहते हैं, व्यक्ति दर। यानी 1000 व्यक्ति है, उसमें से कितने लोग, मान लीजिए 1000 व्यक्तियों का एक समूह है। ठीक है, उसमें से 10 लोग मर गए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 10 क्या हो जाएगा, वो जन्म मृत्यु दर हो जाएगा। यानी 10 लोग 1000 पर, प्रति 1000 व्यक्ति पर क्या हो रहा है, 10 लोग मर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपको, मृत्यु दर। उसके बाद आता है प्रवास। प्रवास क्या है, तो आप किसी कारणवश, देखिए जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है, ठीक है, किसी कारणवश क्या हुआ, एक स्थान से वो दूसरा स्थान चला गया, ठीक है, तथा वह वहीं रहने लगा, तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, प्रवासी कहते हैं। यानी वो दूसरे जगह से आके किसी दूसरे देश में, या अपने देश से जाके किसी दूसरे देश में रह रहा है, या दूसरे देश से आके अपने देश में रह रहा है, तो क्या हो गया, प्रवासी हो गया। ठीक है, और तथा इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रवास। यानी वो एक जगह से त्याग करके दूसरे जगह जाना है, क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। और जो जाता है उसको क्या कहते हैं, प्रवासी कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज डेट, जैसे आप अभी न्यूज देखते होंगे तो तालिबान का देख रहे हैं कि वो क्या हो रहा है, वहाँ के तालिबान के जो जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो वहाँ से भाग कर किसी दूसरे देश में जा रहे हैं, यानी दूसरे देश में प्रवास कर रहे हैं, यानी वो प्रवासी हो जाएंगे। अब वहाँ पे उस देश में जाएंगे, उस देश में वो प्रवासी हो जाएंगे। ठीक है, यानी अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में वो अपना जो कि है प्रवास कर रहे हैं। ठीक है, तो वो प्रवासी हो जाएंगे। आई होप कि ये भी आप लोग समझ गए होंगे। तो अब चलिए जान लेते हैं लिंग अनुपात। क्या दोस्तों, लिंग अनुपात प्रति 1
हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी प्रति 1000, जैसे मान लीजिए 1000 पुरुष हैं और उन पे कितनी महिलाएं हैं, तो उसको क्या कहेंगे, लिंगानुपात। यानी 1000 व्यक्ति पर जितनी महिलाएं पड़ती है उसको क्या कहेंगे, लिंगानुपात कहेंगे। जैसे मान लीजिए आप किसी शादी में गए, ठीक है, मान लीजिए आजकल तो देख रहे होंगे शादी में जाते होंगे जयमाला, वहाँ पे स्टेज पे गए तो दूल्हे की तरफ से 4-5 आदमी चढ़ता है और दुल्हन की तरफ से 4-5 आदमी चढ़ता है। ठीक है, तो मान लीजिए 10 आदमी चढ़ा, तो 10 आदमी आप दूल्हे की तरफ से चढ़ गए। ठीक है, आप बारात गए, दूल्हे की तरफ से 10 आदमी चढ़ गए, स्टेज पे जयमाला का स्टेज है, चढ़ गए। और उस 10 आदमी पे जितने लड़की की तरफ से लड़कियां चढ़ेंगी वो क्या हो जाएगा, लिंगा अनुपात हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा वहाँ पे, वो लिंगा अनुपात हो जाएगा। यानी अगर 10 आदमी है, 5 लड़कियां छोड़ी, तो क्या हो जाएगा, लिंगा अनुपात। यानी 10 आदमी प्रति 10 आदमी पर 5 लड़की, तो यानी वो क्या हुई, एक प्रकार का लिंगानुपात। तो वहाँ पे हम लोग जनसंख्या बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो इसलिए हम प्रति 1000 पे निकालते हैं लोग। ठीक है, कितने पर निकालते हैं, प्रति 1000 पे। तो इसलिए प्रति 1000 पे जितने महिलाएं पड़ती हैं पुरुष, उतने क्या होगा, लिंगानुपात। अगर सपोज डेट मान लीजिए कि महिलाएं अधिक हो गई, लड़के की तरफ से 5 ही आदमी चढ़ा और लड़कियां 10 चढ़ गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे लड़के की तरफ से नहीं देखा जाएगा, अब देखा जाएगा लड़कियों की तरफ से। यानी जिसकी संख्या ज़्यादा रहती है उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं। तो पीछे हम लोग पढ़ा ही है कि पुरुषों की संख्या भारत में सबसे अधिक है और महिलाओं की संख्या कम है। ठीक है, तो ये लिंगानुपात भी समझ गए। अब चलिए ये जान लेते हैं लिंगानुपात की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य, सबसे छोटे राज्य और कौन कौन से हैं। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए, आप फटाफट नोट कर लीजिए, वीडियो को रुकिए, नोट कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं लिंगानुपात। भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या कितनी है, 940। यानी मान लीजिए भारत में 1000 पुरुष हैं तो उस पर कितनी, 940 महिलाएं ही हैं। ठीक है, अवेलेबल हैं। जैसे मान लीजिए शादी करना है तो 1000 पुरुष को अगर शादी करने के लिए, तो उनके अपोजिट जस्ट कितने, उनके पास कितने ही दुल्हन होगी, 940 ही दुल्हन होगी। ठीक है, 60 आदमी को ऐसे ही फिर के जाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आप थोड़ा सा लिंगानुपात पे ध्यान दीजिए, आप पढ़ लिख के बड़े होंगे तो इस बात पे गौर कीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ का है, केरल का है। केरल में देखिए 1000 और पुरुष है तो वहाँ पे 1084 महिलाएं हैं। यहाँ पे 84 को महिला ज़्यादा मिल जाएगी। यानी 1000 आदमी को शादी करना है तो 1084 को औरत आएगी, वहाँ पे 84 को फिराना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को 40 को घटेगी, तो उधर से जाकर इधर मत ला, उधर से जाकर इधर ला लीजिएगा। ठीक है, बात बराबर हो जाएगा। लेकिन फिर भी तो ये पूरे भारत का ना है, 940 पूरे भारत को मिलाकर इधर का उधर ट्रांसपोर्ट भी करिएगा तो नहीं हटेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है, हरियाणा का है। देखिए हरियाणा का सबसे लिंगानुपात कम, 877 ही जो है महिलाएं हैं। 1000 प्रति 1000 पुरुष पर कितने, 877 ही महिलाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे कम हरियाणा का। अब आ जाइए बिहार में आते हैं, बिहार में आइए ना, तो बिहार का जो है लिंगानुपात जो दोस्तों है वो कितना है, 977। कितना है दोस्तों, 977 बिहार का लिंगानुपात है। बिहार में भी दिक्कत है, शादी उदी करना होगा तो ये बात याद रखिएगा, बिहार में भी लड़की का कमी है, तो इस बात पे भी ध्यान दीजिएगा। तो यानी 1000 पुरुष पे कितनी लड़की हैं, मात्र 977। 33 आदमी को भी इस तरह आपको कुंवारे रहना होगा। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जो थे अब्दुल कलाम आज़ाद, उन्होंने जैसे रहा, योगी आदित्यनाथ को देख लीजिए, वैसे आपको भी रहना होगा। ठीक है, और उसके बाद आता है भारत की साक्षरता दर। अब साक्षरता दर की बात करते हैं, यानी कितने प्रति माने जितने हमारे देश में जनसंख्या है उसमें कितने लोग शिक्षित हैं, यानी साक्षर हैं। साक्षर का मतलब आप जब बच्चा 7 साल का हो जाता है, आप 7 साल का हो गए हैं, तो अगर आपको पढ़ने लिखने आ गया, ठीक है, आप एड्रेस वड्रेस लिख लेते हैं, जो कुछ बातें लिखी हैं वो छोटी मोटी थोड़ी मोटी पढ़ लेते हैं, तो आपको साक्षर की श्रेणी में, ये मानिए ना गाँव में नहीं बोलते हैं लोग दस्तखत करके सीख लिया,
तो दस्तखत करके सीख लिए तो आप साक्षर हो गए। ठीक है, 7 साल से अधिक के हैं, आपको दस्तखत करने आ गया तो आप साक्षर हो गए। ठीक है, शिक्षित और साक्षर में बहुत अंतर है बाबू। शिक्षित का मतलब ही नहीं दस्तखत करें, शिक्षित का मतलब आप नॉलेज आपके पास है। ठीक है, जैसे शिक्षा है, आपके पास शिक्षा है तो आप शिक्षित हैं। दस्तखत करने से कोई शिक्षित नहीं होता, ये साक्षर है। हमारे बिहार में अधिकांश जो है स्कूल है वो केवल साक्षर बना रहा है लोगों को। सरकारी स्कूल केवल आजकल साक्षर बनाया जा रहा है, शिक्षित नहीं। ठीक है, तो इस बात पे ध्यान रखिए। मन लगेगा पढ़िए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो नाइस या वीडियो बेस्ट वीडियो लिख दीजिएगा कमेंट में, और नहीं अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके बताइए कि इसमें हम क्या सुधार करें कि आपको अच्छा लगे। ठीक है, उसके बाद आता है सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है। यहाँ पे 91.98% लोग पढ़ा हुआ है। 91.98% लोग यहाँ पे साक्षर है। और भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04%, यानी 74% लोग लगभग पढ़े हुए हैं। और यहाँ पे 91 यानी माने तो 92% लोग पढ़े हुए हैं। कितने? 92% लोग केरल में। अब बिहार की साक्षरता दर की बात करें तो यहाँ 64% लोग पढ़े हैं, मात्र 64% बिहार के लोग पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बिहार के सबसे अधिक, बिहार के किस जिले में के लोग सबसे अधिक, तो ये हो जाएगा 75%, रोहतास जिला। किस जिला की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो रोहतास जिला की 75.95%, 75.95%। ये 95 इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि दशमलव के बाद जो अंक रहता है उसको हम लोग डायरेक्टली 59 नहीं पढ़ सकते। ठीक है, ये नियम है, मैथ का नियम है कि आप जब भी दशमलव के बाद कोई अंक है तो उसको एक एक करके उच्चारण करना है, एक ही बार में नहीं। ठीक है, इसलिए हम इसको 95 पढ़ रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि उनको पढ़ने नहीं आ रहा है। ठीक है, हमको आ रहा है, लेकिन इसका नियम है कि भाई इसको तोड़ के पढ़ना है, साथ में नहीं पढ़ना है। ठीक, उसके बाद आता है सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला, तो पूर्णिया है। अगर आप पूर्णिया से वीडियो देख रहे हैं तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कि सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन है? पूर्णिया है। कितना है वहाँ पे? 62.49%, 62.49%, 62 कितना है? 49%। तो दोस्तों आज का जो चैप्टर आपका है जो कि है मानव संसाधन, ये कम्प्लीटली समाप्त हो चुका है। ठीक, अब इसका क्वेश्चन आंसर हम अगले वीडियो में करेंगे। अगले वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और कमेंट करके हमें बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी, तो हम जल्द ही अगला वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। तो जय हिंद, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में।